हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं चंद्र प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सीपी स्टडी क्लास में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। जो नीडी हैं, जिनको ये टॉपिक पढ़ना है, प्लीज़ उनको भी कर लें। मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, आज का जो सेशन रहने वाला है जिसमें हम एक कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो प्लीज़ आराम से पानी वानी जो भी पीना है, या फिर आप ब्रेक ले सकते हैं वीडियो के बीच में, और इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आपको एक कंप्लीट रिवीजन मिलेगा, आपको एक कंप्लीट सेंस मिलेगा कि ठीक है, हमारा काफ़ी टॉपिक क्या हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। आपकी लगभग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की 70 to 80% जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। 100% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के सिलेबस में, किसी यूनिवर्सिटी में कराई जाती है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं करवाई जाती हैं। तो मैं एक बेसिक जो आउटलाइन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, कॉमन सी, वो देना चाहता हूँ, जो लगभग हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में जो पढ़ाई जाती है लगभग उतना कवर हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बेसिक कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन से। तो हम पहले थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग टुगेदर अ फ्रेमवर्क ऑफ positions which can be used as a management tool for the most effective pursuit and the goods of an enterprise। सो क्या बताया कि फ्रेमवर्क है, क्या है, पोजीशंस का, ठीक है नहीं। और अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसमें, ठीक है नहीं। लेबर का डिवीजन किया जाता है। कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर किया जाता है और देखा जाता है कि एक्चुअल में हमें क्या क्या चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसके पास कौन सी अथॉरिटी है ना। कौन ऑर्डर देगा और कौन फॉलो करेगा, कौन किसके पास कौन सी पावर्स हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है उस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है सही तरीके से, ठीक है नहीं। अब हम आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के और इम्पॉर्टेंस ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब जो कि बताता है, साउंड का मतलब सिर्फ यही है कि जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसकी बात की जा रही है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें, सिंप्लिसिटी का प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का भी, बैलेंस का भी, है ना। स्केलर प्रिंसिपल अप्लाई होता है यहाँ पर। और देखें एक्सेप्शन प्रिंसिपल भी इसमें अप्लाई होता है। अब हम देखें कि एक अच्छा जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या, उसमें क्या आपको खासियत देखने को मिलेगी वो देखते हैं। प्रोवाइड करेगा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है नहीं। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर अच्छा है तो। प्रोवाइड करता है पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, एक बेटर पैटर्न प्रोवाइड करेगा कम्युनिकेशन का आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हेल्प करता है ग्रोथ में और डाइवर्सिफिकेशन में। प्रोवाइड करता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू एम्प्लॉयज़ को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती हैं। ये बस हम फटाफट पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर का बेसिक चीज़ है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो होती है, ठीक है नहीं। सो अभी हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में, मेन टॉपिक जो हमें कंप्लीट करना है, जिसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट के बारे में देख लीजिए। अभी हम देखेंगे नेचर, स्कोप एंड मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। सो अभी हम बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो होता क्या है। ये कि इज़ कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या चीज़ करता है, किस चीज़ से कंसर्न है, किस चीज़ से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड करना है, प्रेडिक्ट करना है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नहीं। हम प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है नहीं, किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। ओबी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ही ओबी लिखा गया है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जो एक जनरल मैनेजमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, उसका ही एक पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सेकंड में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ टूल ऑफ ह्यूमन बेनिफिट्स, ठीक है भाई, ह्यूमन बेनिफिट्स तो है ही इसमें।
OB इज़ बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, क्योंकि ये जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी एक आर्ट और एक साइंस की तरह देखी जाती है। OB कंटेन्स अ बॉडी ऑफ थ्योरी। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो एक पर्टिकुलर थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज़ की एक बॉडी है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीक्स टू फुलफिल बोथ एम्प्लॉयज़ नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है, हेल्प करती है किस में, एम्प्लॉय के नीड्स भी और ऑर्गेनाइजेशन के अगर जो नीड्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। छठवा जो फीचर है, सिक्स्थ, इट कंसर्न विद एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सिचुएशंस। ठीक है, ये किस चीज़ से रिलेट करता है, किस चीज़ से कंसर्न है, कि एम्प्लॉय रिलेटेड सिचुएशन से, कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय यहाँ काम करता है, ये करता है, उसका बिहेवियर ऐसा है, उसका ये है, तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है नहीं, एम्प्लॉय से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द बिहेवियर। जो बिहेवियर की ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जैसा कि आपको टर्म से ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें दो वर्ड्स आपको देखने को मिले, ऑर्गेनाइजेशनल और बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर। ठीक है नहीं। नेचर की बात करें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, अब नेचर के बारे में हम समझने को सीख रहे हैं। एज अ सोशल साइंस, इसको एक एज अ सोशल साइंस भी देखा जाता है, साइंस एज वेल एज आर्ट। ठीक है, बहुत ठीक है, देखा जाता है। इंटीग्रेटिंग अप्रोच है ये। ठीक है नहीं, इंटीग्रेटिंग अप्रोच भी माना जाता है इसे। एक्शन एंड गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है भैया, एक्शन और गोल ओरिएंटेड अप्रोच बताइए। एज इन एग्जैक्ट साइंस बताया गया कि थोड़ी इन एग्जैक्ट साइंस है पर ठीक है। OB एग्जिस्ट एट मल्टीपल लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया भैया, मैनेजमेंट में कई सारे लेवल्स पढ़ते हैं हम। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, की स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, फिलोसफी एंड गोल्स हैं। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट पर है, ठीक है, कल्चर और क्लाइमेट, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। स्कोप बताए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। मॉडल्स देख लेते हैं। ऑटोक्रेटिक मॉडल होता है, कस्टोडियल मॉडल है, सपोर्टिव मॉडल है, कोलोजियल मॉडल है। तो ये सारे मॉडल्स दिए गए हैं। अब हम थोड़ा बहुत मॉडल्स की डिटेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में। अब हम मॉडल्स के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। ऑटोक्रेटिक मॉडल दिया है, कस्टोडियल मॉडल दिया है, सपोर्टिव और कोलेजियल मॉडल, चार तरीके के मॉडल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या है कि ऑटोक्रेटिक मॉडल डिपेंड्स ऑन पावर ऑफ द बॉस, दोज हु आर इन कमांड मस्ट हैव द पावर टू डिमांड। ठीक है नहीं, जो बॉस है उसके पास ही क्या है, कमांड देने की पावर है और वही पावर को डिमांड कर सकता है। ये एक तरीके का ऑटोक्रेटिक रूल टाइप समझ सकते हैं। तो इस मॉडल में यही समझाया गया है। कस्टोडियल मॉडल जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर, कि वो बेसिकली सारी चीज़ें क्या हैं, इकोनॉमिकली एम्प्लॉयज़ को बांधे रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है नहीं। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव द वेल्थ टू प्रोवाइड पेंशंस एंड पे अदर बेनिफिट्स, इट कांट फॉलो अ कस्टोडियल अप्रोच। अगर कंपनी के पास अच्छा पैसा नहीं है तो वो इस अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते। सपोर्टिव मॉडल में क्या है, यहाँ पर सपोर्टिव मॉडल जैसे कि टर्म से समझ में आ रहा है। सपोर्टिव मॉडल में रेनेसिस लिकर्ड एक थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि लीडरशिप्स एंड the other processes of the organization must be such as to ensure a maximum probability that in all interactions and all relationship with organization। अब इसमें क्या है कि टीम वर्क और लीडरशिप अच्छी उसकी बात की जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़, लीडर, बॉस सब मिलकर काम करें और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में मदद करें, इस तरीके के मॉडल की बात की जाती है। कोलोजियल मॉडल में क्या है कि कोलोजियल रिलेट्स टू द बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग अ कॉमन पर्पस। ठीक है नहीं, जिनके पास एक कॉमन पर्पस हो। ये थोड़ा सा जो सपोर्टिव मॉडल है इसको थोड़ा और एक्सटेंड करने की बात यहाँ पर करते हैं कोलोजियल मॉडल में। ये क्या है, इट इज़ अ टीम कॉन्सेप्ट है, उसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। ठीक है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। की डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, पीपल है, स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट है। तो चार की डिटर्मिनेंट्स माने जाते हैं। ये चार्ट से हम समझाने की कोशिश की गई है। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया, टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी गई, पीपल यहाँ पे दिया गया। इनके बीच में क्या है, ये एनवायरनमेंट है। ठीक है नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी सेकंड टॉपिक है ये मैकेनिज़्म ऑफ ह्यूमन और इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करें हैं। ठीक है नहीं, ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर जो होता है वो उसका मैकेनिज़्म किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, तो ये सब हम भी डिटेल में देखेंगे। ह्यूमन बिहेवियर मीन्स सम कॉन्क्रीट एक्शन बाय ए ह्यूमन और बाय एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल, हाउ अ डॉक्टर बिहेव्स इन
हॉस्पिटल रिफ्लेक्ट्स हिज बिहेवियर। सो ह्यूमन बिहेवियर सिंपल ही है कि एक कॉन्क्रीट एक्शन जो कि एक मनुष्य के द्वारा लिया जाता है, एक ठोस एक्शन की बात की जा रही है। सो एग्जाम्पल के तौर पर समझाया भी गया है कि एक डॉक्टर जैसा कि बिहेव करता है एक हॉस्पिटल में, वो उसका बिहेवियर है ना। तो डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ लेते हैं टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। कौन कौन सी होती हैं? पहला है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, दूसरा है पर्सनैलिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, तीसरा है कॉग्निशन वर्सेस एनवायरनमेंट। ठीक है नहीं, अब हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है एज, जेंडर, सेक्स हो सकता है, मैरिटल स्टेटस हो सकता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हो सकता है, एबिलिटी हो सकती है। फैक्टर्स देख सकते हैं इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, है ना, कौन से कारक ऐसे हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सनैलिटी हो सकता है, ठीक है, पहला। अचीवमेंट एंड एबिलिटी हो सकता है, अचीवमेंट में एप्टीट्यूड और ट्रेनिंग आ सकता है। तीसरे में परसेप्शन हो सकता है। फोर्थ मोटिवेशन हो सकता है। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की बात की जा रही है। मोड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में आपको मिलेगा एसआर मॉडल और कॉग्निटिव मॉडल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आप देख सकते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स की बात की जा रही है। इंडिविजुअल वेरिएबल्स में भी आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी, एक तो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स में एज आ सकती है, सेक्स आ सकता है, और फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, और हेरिडिटी आ सकती है। और साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स में थोड़ा ब्रेन वाली बातें हैं, तो इसमें इंटेलिजेंस, लर्निंग, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन, सब कुछ माइंड से रिलेटेड है। ठीक है नहीं, और तीसरा है सोशियो कल्चरल वेरिएबल्स, इसमें वैल्यू सिस्टम आया है और कल्चरल बैकग्राउंड। और दूसरा है सिचुएशनल वेरिएबल्स, क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स और फिजिकल एंड जॉब वेरिएबल्स। ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टाइप्स ऑफ सुपरविजन, ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, सोशल इन्वायरमेंट एंड एट वर्क प्लेस, मेथड्स ऑफ वर्क क्या है, डिज़ाइन ऑफ वर्क किस तरीके का है, कंडीशन ऑफ वर्क इक्विपमेंट क्या है, फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है नहीं, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और अब हम पढ़ते हैं आगे पर्सनैलिटी के बारे में कि पर्सनैलिटी क्या होती है। ठीक है नहीं, और पर्सनैलिटी किस तरीके से वर्क करती है। सो पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं अभी हम। द टर्म पर्सनैलिटी हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म पर्सोनेयर। ठीक है ना, एक लैटिन टर्म है पर्सोनेयर, उस जिसका मतलब होता है टू स्पीक थ्रू। ठीक है ना, जिसके द्वारा बोला जाए। पर्सनैलिटी ट्रेडिशनली रेफर्स टू हाउ पीपल इन्फ्लुएंस अदर्स। ट्रेडिशनली रेफ़र किया जाता है क्या? हाउ पीपल इन्फ्लुएंस अदर, किस तरीके से दूसरे लोगों पर प्रभाव डालते हैं। थ्रू देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस एक्शंस मोर प्रिसाइजली। ठीक है नहीं, उनके एक्सटर्नल अपीयरेंसेस वो किस तरीके से लोगों पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है नहीं, वो उनकी पर्सनैलिटी को शो करता है। नेचर ऑफ पर्सनैलिटी की बात की जा रही है। पर्सनैलिटी की हम करेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में देखने वाले हैं, प्रकृति के बारे में। ठीक है नहीं, पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर किसी की पर्सनैलिटी की वजह से अलग अलग डिफरेंस आपको पर्सनैलिटी में मिल जाएंगे। एक इंसान अलग है, आपका भाई अलग है, आप अलग हैं, आपके दोस्त थोड़ा सा अलग होंगे आपसे, आपके टीचर्स थोड़ा सा अलग सोचते होंगे, आप अलग सोचते होंगे। ये सभी जो डिफरेंसेस हैं ये पर्सनैलिटी के कारण आते हैं। पर्सनैलिटी इज़ कंसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग। कंसिस्टेंट और एंड्योरिंग होती है पर्सनैलिटी। ठीक है नहीं, पर्सनैलिटी कैन चेंज। कंसिस्टेंट होने के बावजूद भी पर्सनैलिटी में कई बार चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है नहीं, लर्निंग के थ्रू या किसी और बड़ी चीज़ के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल में फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, हेरिडिटी हो सकती है, ब्रेन हो सकता है। थ्योरीज़ की बात करें पर्सनैलिटी की, थ्योरीज़ के बारे में, वेरियस थ्योरीज़ के बारे में पर्सनैलिटी की। पहला है फ्रूडियन थ्योरी, है ना, सिगमंड फ्रॉइड की फ्रूडियन थ्योरी, जगियन थ्योरी और न्यू फ्रूडियन और ट्रेड थ्योरी। फ्रूडियन थ्योरी तो सिगमंड फ्रॉइड एक थ्योरिस्ट रहे हैं ना, थिंकर रहे हैं, तो उन्होंने ये दी है। इसमें उन्होंने सिंपल तरीके से समझाया कि किस तरीके से काम करता है आईडी, सुपर ईगो और ईगो। सुपर ईगो में क्या है कि आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है, ठीक है नहीं, फेथ। और ईगो में आपकी थोड़ी कॉग्निटिव अप्रोच काम करती है, यहाँ पर आपका माइंड और जो ब्रेन है। ठीक है नहीं। सो जगियन थ्योरी में क्या है कि जगियन थ्योरी के हिसाब से
4 तरह की करेक्टरिस्टिक्स, 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ निकल के आती हैं। तो वो पर्सनैलिटी ये है, सेंसिंग एंड थिंकिंग, ठीक है, इंट्यूटिंग एंड थिंकिंग, सेंसिंग फीलिंग, इंट्यूटिंग एंड फीलिंग। इंट्यूटिंग समझ रहे हैं, इंट्यूशन जो मनुष्य का होता है। न्यू फ्रीडियन पर्सनैलिटी थ्योरी में आप समझें, कैरन हॉर्नी प्रपोज्ड दैट इंडिविजुअल्स बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पर्सनैलिटी ग्रुप्स, ठीक है नहीं। इन्होंने ये प्रपोज किया था कि बहुत सारे डिफरेंट पर्सनैलिटी ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि कंप्लाइंट, एग्रेसिव, डिटैच्ड। कंप्लाइंट आप कह सकते हैं कि जो कंप्लाइंट होता है, एग्रेसिव जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है चीज़ों को लेकर, और डिटैच जो ज़्यादा जुड़ाव महसूस नहीं करता है किसी चीज़ से, उस तरीके की पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है। ट्रेट थ्योरी में क्या है कि बहुत सारे ट्रेड्स में डिवाइड किया गया कि पर्सनैलिटी में इतने सारे अलग अलग टाइप के ट्रेड्स होते हैं, और इन ट्रेड्स के आधार पर पर्सनैलिटी, अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती हैं, और कई सारे को आपको देख सकते हैं और इन ट्रेड्स के माध्यम से। तो यहाँ पर 16 सोर्स प्राइमरी ट्रेड्स दे रखे हैं यहाँ पर 16, ठीक है नहीं। जैसे कि रिजर्व्ड है, उसका अपोजिट आउट गोइंग हो सकता है। लेस इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है। अफेक्टेड बाई फीलिंग्स है, इमोशनली स्टेबल है। सबमिसिव, डोमिनेंट। सीरियस, हैप्पी गो। एक्सपेडेंट, कॉन्शियस। timid, venturesome. Tough-minded, sensitive. Trusting, suspicious. Practical, imaginative. Forthright, shrewd. Conservative, experimenting. Group-dependent, self-sufficient. Self-assured, apprehensive. Uncontrolled, controlled. Relaxed, tense. So 16 दे रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेक्निक्स फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। 3 तरह की टेक्निक्स हैं इसमें, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, सिचुएशनल टेक्निक है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज टेक्निक्स हैं। सो ये बस 3 तरीके की हैं, आप इसमें ज़्यादा अंदर तक डीप पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं। अब हम लर्निंग के बारे में जानते हैं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर। इट मे डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ बिहेवियरल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एट ट्रेनिंग, ठीक है नहीं। लर्निंग क्या है, हम चीज़ें सीखते हैं, और ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो डिटरमाइन करती है ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है ना, जिसमें कि हम नई आर्ट और ट्रेनिंग के थ्रू हम नई एक्सपीरियंस गेन करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो भी एम्प्लॉय है, जो भी इंडिविजुअल है। मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, ये क्या होता है, लगभग लगभग परमानेंट ही होता है, ठीक है नहीं। चेंज अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, चेंज आता है वो भी किसके कारण, एक्सपीरियंस के कारण, आपको जो अनुभव मिल रहा है उसके कारण। लर्निंग रिफ्लेक्ट इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में लर्निंग रिफ्लेक्ट होती है, आपने कुछ सीखा है तो वो आपके बिहेवियर में पता चलेगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो आपके बिहेवियर में झलकती है कि आप शिक्षित हैं। स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस और कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इनपुट, रिस्पॉन्स, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। 4 तरीके के स्टेप्स बता दिए, ये एक तरीके के प्रोसेस के आप पार्ट समझ लीजिए इनको, ठीक है नहीं। लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में अगर हम देखें तो 4 तरीके की हैं। क्लासिकल थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस और सोशल बिहेवियर। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये इवान पैवलो हैं, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें इन्होंने एनिमल्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इन्होंने बताया कि कैसे अनकंडीशनड जो स्टिमुलस होता है वो कंडीशनड रिस्पांस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है नहीं। जैसे कि अनकंडीशनड स्टिमुलस की बात करते हैं, मीट पेस्ट है, और कंडीशनड स्टिमुलस की बेल है, ठीक है। अनकंडीशनड रिस्पांस क्या है, सेलिवेशन। ये एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है नहीं। कंडीशनड स्टिमुलस बेल है, उसके बाद कंडीशनड रिस्पांस सेलिवेशन है। देखिए पहले अनकंडीशनड रिस्पांस था, फिर ये कंडीशन रिस्पांस बन गया, कन्वर्ट हो गया एंड में, ठीक है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग ही है। जैसे कि इसके एग्जांपल को अगर मैं डिटेल में समझाऊँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो इसमें क्या होता है कि इन्होंने क्या करा है कि एक डॉग को बेल, घंटी बजाकर बुलाते थे, ठीक है नहीं। उसी समय पर घंटी बजाते थे और फिर मीट के पेस्ट को उसके खाने को देते थे। तो उससे क्या होता था कि जब भी फिर वो ऐसा, जब रेगुलरली वो करने लगे, जब उन्होंने कई बार ऐसा रिपीट किया, तो उसने क्या करा कि जो रिस्पांस वो मीट के लिए देता है, ठीक है नहीं, वही रिस्पांस वो घंटी के लिए भी देने लगा। जब भी घंटी बजती थी तो फिर वो वही रिस्पांस, जैसा वो मीट के लिए रिस्पांस देता था वैसा ही वो घंटी के लिए भी रिस्पांस देने लगा, ठीक है नहीं। तो इसीलिए वो क्या हुआ, अनकंडीशन जो रिस्पांस था वो कंडीशनड हो गया, ठीक है नहीं।
देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की जा रही है, ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है इसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन की। इसमें काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कंसिक्वेंस, फ्यूचर रिस्पॉन्स। तो ये एक प्रोसेस दी गई है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस भी दिया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में डिफरेंस दिया है। देखो यहाँ पर क्या बताया कि लर्निंग थ्रू स्टिमुली और एंटीसीडेंट्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है नहीं, और लर्निंग थ्रू कंसिक्वेंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है नहीं। यहाँ पर कंसिक्वेंस और ऑफ स्टिमुली की बात की जा रही है। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि बॉस देखता है, ठीक है नहीं, अ पर्सन सीज द बॉस स्माइल एंड हियर्स बॉस क्रिटिसिज्म, ठीक है नहीं, उसके बाद उसे बुरा महसूस होता है जो भी है, एंड लेटर सीज द बॉस एंड स्माइल, ठीक है, फेल नर्वस ग्रिट्स जॉस, ठीक है, वही सेम सिचुएशन है उसका। देखिए यहाँ पर बिहेवियर बाहर निकल के आ रहा है कि एग्जैक्टली बिहेवियर क्या निकल के आ रहा है, और यहाँ पर क्या है उसके बिहेवियर के हिसाब से कंसिक्वेंस निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है नहीं। देखिए अ पर्सन वर्क्स एक्स्ट्रा हार्ड, ठीक है, उसका बिहेवियर है कि वो हार्ड काम करता है, ठीक है, लेटर वर्क एक्स्ट्रा हार्ड अगेन, और दोबारा मतलब वो काफ़ी मेहनत करने वाला बंदा है, तो गेट्स बॉस प्रेस, ठीक है नहीं, उसे बॉस की शाबाशी मिलती है। आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है बस। कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करें, थर्ड है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस में काफ़ी सिंपल चीज़ है, इट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स आइडियाज़, थॉट, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग्स एट्सेट्रा। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल के आइडियाज़, थॉट्स और नॉलेज के हिसाब से चीज़ें होती हैं। कॉग्निटिव का मतलब ये है पॉजिटिव और नेगेटिव को देखकर चीज़ें होती हैं। एट्सेट्रा अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है नहीं, उसके बारे में, एंड हिज एनवायरनमेंट, लर्निंग बेस्ड ऑन मेंटल एक्टिविटीज़ कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है नहीं। इन सभी चीज़ों को देखकर वो अपने दिमाग में सारी चीज़ों को, उस आइडियाज़, थॉट, बिलीव है और जो उसकी नॉलेज है और उसका जो एनवायरनमेंट है लर्निंग का, वो सभी चीज़ उस पर किस तरीके से असर डालती है, वो कैसे सीखता है, ये सारी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है नहीं। अब आ जाते हैं, चौथा है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग का क्या है, दिस थ्योरी इंटीग्रेट्स द कॉग्निटिव, जो हमने भी ऊपर पढ़ी, एंड ऑपरेंट अप्रोचेस टू लर्निंग, ठीक है, ये दो अप्रोचेस को मिलाकर ये सोशल लर्निंग अप्रोच निकल कर आई है, ठीक है नहीं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, उन दो का मिक्सचर यहाँ पर आप देख कर लिख सकते हैं। यहाँ 4 प्रोसेस बताई गई हैं। 4 प्रोसेस में है, पहला अटेंशनल प्रोसेस, दूसरा रिटेंशन प्रोसेस, तीसरा मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और चौथा रीइंफोर्समेंट प्रोसेस। बस 4 बेसिक सी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई हैं इसमें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है, ओबीडी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है, इज़ अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है नहीं, बस ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है नहीं, दैट इज़ एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए जिस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है नहीं। स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसमें, देखिए पहला हो गया, ठीक है नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर की, एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल बिहेवियर, फिर मेजरमेंट करना है ऑफ बिहेवियर, फिर उस बिहेवियर को मेज़र करना है, फंक्शनल एनालिसिस करना है ऑफ बिहेवियर, ठीक है, उसके बाद फंक्शनल एनालिसिस करना है, फंक्शंस को डिवाइड करके एनालाइज करना है अच्छे से, ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ अ चेंज ऑफ अ चेंज स्ट्रैटेजी, उसके बाद हमने डेवलप करनी है एक चेंज स्ट्रैटेजी कि हम किस तरीके से बिहेवियर को, क्रिटिकल बिहेवियर जो उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टमैटिक इवेल्युएशन करना है कि हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो कैसी है, क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इवेल्युएशन होगा एंड में। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट री इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज फॉर ओबी मॉडिफिकेशन, ठीक है नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन ओबी मोड, एम्प्लॉय क्रिटिकल बिहेवियर सुपरवाइजर्स ओबी मोड स्ट्रैटेजी। जो ये ओबी मोड स्ट्रैटेजी है ये अंत में दी गई, किस तरीके से दो सिचुएशंस दी गई हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर एक कस्टमर सर्विस के ऊपर दी गई है, ठीक है नहीं, यहाँ पर कस्टमर सर्विस को सेंटर में लिया गया। यहाँ पर क्या बताया पहले सेशन, इन्होंने कस्टमर को ट्रीट किया पोलाइटली हैंडलिंग रिटर्न्स, जब वो पैसा वापस करने आता है तो उस समय पर बड़ी विनम्रता से, थोड़ा कंफर्टली होकर उससे उस कस्टमर को हैंडल किया है। और दूसरे सेशन में ट्रीट कस्टमर रूडली वाइल हैंडलिंग रिटर्न्स, ठीक है, थोड़ा सा रूखा व्यवहार रख के, थोड़ा सा इस तरीके से उसको ट्रीट किया इन लोगों ने, उस तरीके से हैंडल किया है कस्टमर को। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन में क्या क्या अलग अलग सुपरवाइज़र के क्या रोल आ रहे हैं, सुपरवाइज़र किस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजी को वो कर रहा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, गिव्स प्रेज, ठीक है नहीं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, वो प्रेज करेगा कि चलो ठीक है, ठीक है, तुमने रिटर्न तो निकाला। निगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, स्टॉप्स वॉचिंग एम्प्लॉय कस्टमर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है नहीं, वो क्या करेगा कि देखना ही बंद कर देगा,
ठीक है। और तो इस वाले में यहाँ पर देखिए पोलाइटली, उसमें क्या हुआ, पोलाइटली में दो सिचुएशन होगी। एक पॉजिटिव में उसने शाबाशी दी कि ठीक है तुमने अच्छे से काम किया, पोलाइटली हैंडल किया यहाँ पर कस्टमर को, अच्छी बात है। निगेटिव में क्या है कि वो देखना ही बंद कर देता है एम्प्लॉय कस्टमर कॉन्टैक्ट को, ठीक है। अब यहाँ दूसरा आते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पर रूडली हैंडल किया है, तो एक्सटेंशन की बात की जा रही है। एक्सटेंशन में क्या होगा, टेल्स कोवर्कर्स टू स्टॉप लाफिंग, ठीक है नहीं, वो सुपरवाइज़र बताएगा कोवर्कर्स को कि हंसना बंद करो, ठीक है नहीं, बदतमीजी नहीं चल रही यहाँ पर कोई। और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकती है पनिशमेंट। इसमें क्या करेगा, गिव वर्बल वार्निंग, ठीक है नहीं, जो भी हैंडल कर रहा है इस तरीके से उसको वर्बल वार्निंग देगा मुंह से कि बोल कर कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये दो तीन तरीके की दी गई हैं कि रिसेंटली जो करंट में जो सिचुएशंस होती हैं आजकल हमारे इस समय पर, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी, ओबी मोड की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से ली जाती है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म की बात करें तो एथिकल ऑब्जेक्शंस भी उठते हैं, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्शंस भी उठते हैं, कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शंस भी आपको उठते हुए नज़र आते हैं, ठीक है नहीं। अब हम पढ़ लेते हैं वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स के बारे में। वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा सा सोशोलॉजी वगैरह और ऐसी चीज़ों में एथिक्स वाले जो चीज़ होती है उसका भी पार्ट समझ लीजिए। जैसे मिल्टन रॉकेज एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है नहीं, उन्होंने डिफाइन किया वैल्यू एज ग्लोबल बिलीफ, एक तरीके का क्या, ये एक तरीके का ग्लोबल बिलीफ है, ठीक है नहीं। वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती है, ग्लोबल बिलीफ्स हैं दैट गाइड एक्शंस एंड जजमेंट्स अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, ठीक है नहीं। वो क्या करते हैं, ग्लोबल बिलीव हैं और गाइड करते हैं इंडिविजुअल्स के एक्शंस को, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके एक्शंस को और उनके जजमेंट्स को अक्रॉस वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। कई तरीके से, कहीं पर झगड़ा है, कहीं पर शादी हो रही है, कहीं पर, है ना, कहीं पर पार्क में लोग बैठे हुए हैं, कैसे सिचुएशन आप किस तरीके से आप अपने एक्शंस को गाइड करेंगे, किस तरीके से जजमेंट देंगे अपना, ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ के इस ग्लोबल बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है। ये ग्लोबल बिलीफ ये मदद करता है और इसी को हम वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है नहीं। वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट बेसिक कन्विक्शंस दैट अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है नहीं, इस पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल टू एन अपोजिट मोड ऑफ कंडक्ट। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें बताया कि वैल्यूज़ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बेसिक कन्विक्शंस हैं, जो कन्विक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट में काम करते हैं, ठीक है नहीं, और वो पर्सनली और सोशली थोड़ा सा अपोजिट हो सकते हैं अलग वाले दूसरे वाले मोड ऑफ कंडक्ट से। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ में समझाया गया है कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस हम पहले पढ़ लेते हैं। पर्सनल वैल्यू सिस्टम जो होता है, पर्सनल वैल्यू सिस्टम जो है आपका, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है मैनेजर्स परसेप्शन को ऑफ सिचुएशंस, ठीक है नहीं। मैनेजर का जो परसेप्शन है काम करते वक्त ऑफिस में, है ना, फैक्ट्रीज के अंदर, तो उसके क्या है, उसके परसेप्शन को ये इन्फ्लुएंस करने का काम करता है क्या, पर्सनल वैल्यू सिस्टम जो होता है उसका। सेकेंड में आता है पर्सनल वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस द वे इन विच मैनेजर व्यूज़ द अदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर उसका पर्सनल वैल्यू सिस्टम कोऑपरेशन वाला है और थोड़ा सा, है ना, हार्मनी वाला है, तो अपने साथ के जो ग्रुप है और जो इंडिविजुअल्स हैं ना, जो साथ के अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं या फिर और जो हमारे उसके नीचे जो काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं, उन सभी के साथ वो कोऑपरेशन बना पाएगा क्योंकि उसका इंडिविजुअल का जो उसका वैल्यू सिस्टम है वो कुछ इसी तरीके से डेवलप किया गया, ठीक है नहीं। और पर्सनल वैल्यू सिस्टम की बात की जा रही है, इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है नहीं, ये ठीक है, परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का भी परसेप्शन चेंज करता है। और यहाँ पर तो क्या करता है, ऊपर जो मैंने बोला था वो सिचुएशन में भी चेंज कर देता है। किसी पर्टिकुलर लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, उस समय अगर उसका परसेप्शन है कि मैं रुकवाऊँ, ठीक है नहीं, और वैल्यू सिस्टम अगर उसका अच्छा है और वो रुकवाना चाह रहा है तो रुकवा लेगा। पर्सनल वैल्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजर्स डिसीजंस एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। पर्सनल वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है मैनेजर की डिसीजन और एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, ठीक है नहीं, डिसीजन लेने के लिए और सॉल्यूशन देने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उसमें भी असर डालता है पर्सनल वैल्यू सिस्टम उसका कैसा है, ठीक है नहीं। अब उसके बाद ये थोड़ा डायग्राम में समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है, वही है बस। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ में कितने टाइप्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं, वैसे तो और भी मिल जाएंगी अगर आप इंटरनेट में सर्च मार लेंगे, तो मैंने कुछ बेसिक किया, अगर आ गई और इन्हें समझाना पड़ा तो काफ़ी सिंपल है। ये वर्ड की जो टर्मिनोलॉजी है वही आप पढ़कर समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में किस तरीके की वैल्यूज़ हैं। थ्योरेटिकल वैल्यूज़ बता जा रहे हैं जो हम बुक्स और इस वजह से ऐसे माध्यम से पढ़ते हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज कहलाती हैं। इकोनॉमिकल नॉलेज, इकोनॉमिकल वैल्यूज़ जो हैं, इकोनॉमिकल वैल्यूज़ क्या है, थोड़ा इकोनॉमी के बैकग्राउंड से ली जाती हैं। और
एस्थेटिक नॉलेज थोड़ा आपके जो पर्सनल बिलीव जो ऐसी चीज़ें होती है उस पर ली जाती हैं। और सोशल आपको पता है जो समाज से आपको देखने को मिलती है। पॉलिटिकल आपको पता है जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वहाँ से निकल कर आती है वाली वैल्यूज़। रिलीजियस वैल्यूज़ है जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में निकल कर आती हैं सामने, ठीक है नहीं। आजकल हमारे देश में तो रिलीजियस वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा ही आपको देखने को मिलती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल ही जाता है हमारे देश में। सो इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं। सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ की बात करें ना, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। हाल इफेक्ट है, रोल ऑफ डिमांड है, रिलीजन हो सकता है, ठीक है नहीं। ये तीनों क्या है, सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ हैं। चौथा भी है कल्चर। कल्चर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देगा। ओरिएंटेशन टावर्ड ह्यूमन नेचर, ठीक है नहीं। इस तरीके की वैल्यूज़ जो हैं ये कल्चर के बिहाफ पे निकल के आती हैं। मेंस नेचर ओरिएंटेशन, टाइम ओरिएंटेशन, एक्टिविटी ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, ठीक है। जो पांचवा है वो है लाइफ एक्सपीरियंस। इसमें भी लाइफ एक्सपीरियंस से भी काफ़ी वैल्यूज़ इंसान गेन करता है। ये काफ़ी बड़ा सोर्स माना जाता है वैल्यूज़ के लिए। तो लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा सोर्स है। इसमें देख रहे हैं इंटीग्रेशन एंड फेथ, ठीक है। ये इस तरीके की वैल्यू। मीनिंग एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। रियलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सारे सोर्सेस ऑफ वैल्यूज़ थे। अब हम पढ़ लेते हैं एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है नहीं। एटीट्यूड, कभी कभार बच्चे एटीट्यूड को गलत तरीके से ले लेते हैं। कॉलेज में इधर उधर जाते हैं तो कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो आप कहते हैं एटीट्यूड दिखा रहा है, दिखा रही है। सो कुछ इस तरीके का नहीं होता है। एटीट्यूड की कुछ अलग डेफिनेशंस हैं। एल्बर्ट ने डिफाइन किया है कि एटीट्यूड क्या है, एज अ मेंटल एंड न्यूरल स्टेज ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस exerting a dynamic influence upon the individual's response to all situations and objects with which be is related, ठीक है नहीं। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि मेंटल और न्यूरल स्टेज होती है, ठीक है नहीं। एक मनुष्य की एक मेंटल स्टेज है, न्यूरल स्टेज है। वो स्टेज जो रेडी है, ठीक है नहीं, और वो ऑर्गेनाइज्ड है थ्रू एक्सपीरियंस। उसकी जो ये जो रेडीनेस है ना कि मेंटल स्टेज है और वो रेडी है, ठीक है, पर्टिकुलर काम करने को, वो किस तरीके से डेवलप हुई, एक्सपीरियंस से, एक, ठीक है नहीं। और वो एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस डालती है किसके ऊपर, इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स के ऊपर, पर्टिकुलर सिचुएशंस में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है नहीं। तो यही तरीके का सिंपल, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज समझा जाए तो एक तरीके की मेंटल स्टेज है। आप किस तरीके से बोलेंगे, आप किस तरीके से उस बात को समझेंगे, वो पूरा जो मेंटल जो आपकी स्टेज है ना, वही एटीट्यूड के बारे में, वही एटीट्यूड है आपका, समझ रहे हो। तो आपने अगर किसी से बात नहीं की या बोल नहीं रहे हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एटीट्यूड एक ओवरऑल चीज़ होती है, उसमें आपका पॉजिटिव अप्रोच लेना, नेगेटिव बातों को समझना, ये सभी एटीट्यूड के ही अंदर आता है, ठीक है नहीं। फीचर्स ऑफ एटीट्यूड की बात करें तो वैलेंस, मल्टीप्लेक्सिटी और रिलेशन टू नीड्स, ये सारे फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में क्या है, कॉग्निटिव और इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट है, अफेक्टिव और इमोशनल कंपोनेंट है, बिहेवियरल कंपोनेंट है। अब आप ये हो सकता है ये कुछ टाइप्स में भी समझ आते हैं, किसी बुक्स में आपको समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स में भी ऐसा आएगा, कॉग्निटिव एटीट्यूड होता है, अफेक्शन बेस्ड एटीट्यूड होता है, बिहेवियरल एटीट्यूड होता है। तो ये तीन तरीके के टाइप्स बताते हैं और ये कंपोनेंट्स में भी गिने जाते हैं। तो अभी हम इसको कंपोनेंट्स में ही पढ़ते हैं, पर अगर ऐसा टाइप्स में आता है तो आप इसे टाइप्स में करके भी समझा सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल में क्या होता है कि आपके इन्फॉर्मेशनल और ये कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव अप्रोच है ये वाली। आइडियाज़, बिलीफ एंड वैल्यूज़ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये होता है, क्योंकि इसमें देखिए इन्फॉर्मेशनल इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें बेसिकली जो जानकारी, जो नॉलेज आपके पास है उसके हिसाब से चीज़ें होती है। इमोशनल में क्या होगा, इमोशनल देखिए टर्म से ही समझ में आ रहा है, फीलिंग्स ऑफ लाइक एंड डिसलाइक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है नहीं। इसमें क्या है, इमोशनल चीज़ से समझ में आ रहा होगा, फीलिंग्स और आपका जो पर्सनल टेंडेंसी है, ठीक है नहीं, लाइक और डिसलाइक की, वो निर्भर करती है। बिहेवियरल, उसमें क्या होता है, टेंडेंसी टू बिहेव, ठीक है नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बदतमीजी से ही बिहेव करना आता है, ठीक है नहीं, उनका जो व्यवहार है वो बना ही वैसा होता है, तो वो क्या बिहेवियरल एटीट्यूड आ जाएगा उसमें, ठीक है नहीं, बिहेवियरल कंपोनेंट आता है। फिर चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, उनका बिहेवियर जिस तरीके से होता है वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं। और एटीट्यूड, अब हम नीचे एटीट्यूड में और भी चीज़ बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू कर्ट्स, एटीट्यूड सर्व द फॉलोइंग 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में समझाया गया एटीट्यूड के। एटीट्यूड किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या 4 बेसिक फंक्शन है। इंस्ट्रूमेंटल की तरह काम करता है, ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेसिव, नॉलेज,
ठीक है। देखिए सब चीज़ें वैसे समझ में आ रही हैं। इंस्ट्रूमेंटल है, किसी इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी काम करता है किसी सिचुएशन में, किसी में ईगो डिफेंसिव नेचर की तरफ भी काम करता है एटीट्यूड, किसी उसमें वैल्यू एक्सप्रेसिव की तरफ भी काम करता है, किसी उसमें नॉलेज की तरफ भी काम करता है। ये सारे कंपोनेंट्स के ही अंदर से आपको समझ में आ रहे होंगे कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है नहीं। मैथड्स ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट की बात की जा रही है कि एटीट्यूड को मेज़र करने के जो मेथड्स हैं वो किस तरीके से हैं, ठीक है नहीं। थर्स्टन्स स्केल होती है, लिकर्ट्स स्केल होती है ना, बोगार्ड्स स्केल है, गुटमैन्स स्केल है। अदर्स में देखो तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स दी गई हैं, इस पर मेज़र करते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊँ तो लिकर्ट्स स्केल में क्या होता है, उसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने एक स्केल बनाकर दिखाई है बेसिकली। उसमें सिंपल ऐसी है कि क्वेश्चनेयर टाइप का होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितना अच्छा है, तो मतलब ये कितना, आप इससे कितने सहमत हैं। तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए होते हैं या 5 ऑप्शंस दिए होते हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री है ना, सेटिस्फैक्ट्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ऐसे करके दिया है लिकर्ट्स स्केल में। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल है। वैसे ये कुछ खास डीप में दिया नहीं है तो इसे पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स कैसे होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे बनते हैं एटीट्यूड आपके। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका एटीट्यूड डेवलप हो, फॉर्म, है ना। फैमिली हो सकती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोसाइटी वाले फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है नहीं। आपका एटीट्यूड है कि आपको पैसा आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो एक आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में एक इकोनॉमिक फैक्टर हमेशा रहा होगा कि आपने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, ठीक है नहीं। इस तरीके से सोसाइटी में भी ऐसा ही पॉइंट है, पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी ऐसा ही पॉइंट है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है आपके देश का। हमारे देश में लोग समझते हैं कि घूसखोर होते हैं नेता, ये तो ये जिस तरीके का एटीट्यूड डेवलप हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। फैमिली में अगर आप लोगों से बातें नहीं करते हैं, फैमिली मेम्बर से, तो क्या है वो फैमिली का जो आपका इन्वायरमेंट है उस वजह से ही आपके। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर थोड़ा कम पैशनेट होते हो, आप थोड़ा इस तरीके के हो, पॉजेसिव हों, तो ये सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी बताई गई है, प्रपोज्ड बाय लियोन फेस्टिंजर करके नाम दिया गया। डिसोनेंस रेफर्स टू अ साइकोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी अमंग डिफरेंट कॉग्निशंस एसोसिएटेड विद इंटरनल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। डिसोनेंस की बात की जा रही है, बस इसमें इतना समझ लीजिए। डिसोनेंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या समझा रहेगा, एक इनकंसिस्टेंसी आएगी आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर में, ठीक है नहीं, जो पर्टिकुलर एसोसिएट करता होगा आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर के साथ, ठीक है नहीं। कोई भी आप काम कर रहे हैं उस समय क्या है कि रुक गए आप बीच में, रोक टोक हो गई, ठीक है नहीं। और बेसिकली यहाँ पर क्या इनकंसिस्टेंसी की बात की रही है, इसीलिए उसका नाम भी डिसोनेंस थ्योरी दिया गया, समझ गए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। वैसे मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सो अपलोड करने में दिक्कत आएगी। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली है तो प्लीज़ रेडी रहिए सेकंड वीडियो के लिए। सेकंड वीडियो जल्द आने वाली है। इसके बाद हम ग्रुप डायनामिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ग्रुप डायनामिक्स हो गया और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट हो गया, है ना। ऐसे करके कई सारे और भी चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, पार्ट सेकेंड आने वाला है। थैंक यू सो मच।